हेलो। देखिए, आज हम फिर से रीजनिंग का पोर्शन देखते हैं और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस समय करवा रहे हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का आप एग्ज़ाम देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी मिलेगी। आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको आइडिया मिल जाएगा। ये जूनियर इंजीनियर का जो पेपर हुआ था उसका पेपर का सेट है। कल इसका आधा भाग कराया था और आधा भाग हम लोग आज करेंगे, तो इससे आप लोग को आइडिया भी मिल जाएगा और हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो डेली शाम को 6 बजे आप रीजनिंग की प्रैक्टिस आप हमेशा कंटिन्यू रहेगा। और 8 बजे हिंदी का हम प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं और इन दोनों का डिटेल में भी वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखते हैं उसमें क्या लिखा गया है। अब देखिए, जो यूपी ट्रिपल एससी का रीजनिंग का पेपर आता है उसमें 2-3 मैथ के भी प्रश्न आते हैं। अब देखिए, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो केवल एक पर्याप्त है, केवल दो पर्याप्त है, दोनों मिलकर पर्याप्त हैं, दोनों मिलकर पर्याप्त नहीं है। तो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो इसको हमें कैसे करना है, यहाँ मैथ का क्वेश्चन है और मैथ हम कैसे लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होता है। देखिए, सीपी जो होता है इसको रिलेट करता है एसपी और एसपी को एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। एमपी का मतलब होता है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह हम लोग इसको मार्क करते हैं। अब देखिए, इन तीनों में संबंध क्या होता है। यहाँ पे हो गया सीपी, एसपी और एमपी, इस तरह संबंध होता है। इसका संबंध इन दोनों में होता है, फिर इसका इन दोनों में होता है, और जो इसको जोड़ता है यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होता है और यहाँ पे डिस्काउंट होता है। तो इस तरह हम इक्वेशन बना के इसको करते हैं। यदि आपको फार्मूला लिख दें तो फार्मूला होता है CP/100 इज इक्वल टू SP/100 प्लस माइनस P और L। P कब रहेगा, जब पॉजिटिव रहेगा तो P रहेगा, जब प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो ये हो गया CP और SP के बीच का रिलेशन। यदि हम SP और MP मतलब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन देखें तो हम लोग का क्या फार्मूला बनता है, SP इज इक्वल टू MP/100 माइनस D/100। ये आपका फार्मूला हो जाता है SP और MP से रिलेटेड। CP का डायरेक्ट MP से कोई रिलेशन नहीं होता है। CP और MP में रिलेशन आपको निकालना हो तो SP क्या होता है, ब्रिज के रूप में काम करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को इसी आधार पे हम लोग को करना होता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप लोग खुद इसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें दिया गया है, ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ 1 kg वीट एट 30% एबव द कास्ट प्राइस। देखिए, एक दुकानदार है 1 किलो गेहूं का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अब मान लीजिए कि CP क्या है, CP से MP जो प्राइज निश्चित की जाती है, यदि CP की प्राइज 100 है तो इसकी प्राइज कितनी हो गई, 130। उसके बाद पहले स्टेटमेंट से आपको पूछा गया है 1 किलो गेहूं का ये मूल्य है। उसके बाद अब देखिए, पहले से तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि इसमें पूछा क्या है कि किसी दुकानदार के लिए अंतिम लाभ और हानि प्रतिशत निकालिए। तो CP और MP देगा तो इससे तो लाभ हानि मिलेगा नहीं जब तक हम विक्रय मूल्य नहीं जानेंगे कि कितने की वो वस्तु बेची गई है। आप 100 रुपये में ख़रीद के उसका प्राइस फिक्स कर दीजिए 130, 540 फिक्स कर दीजिए, लेकिन बेच कितने में रहे हैं जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप कैसे निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट के लिए आपको CP चाहिए जो पहले स्टेटमेंट से आपको नहीं मिल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट इंडिविजुअल रूप से गलत हो गया कि केवल पहले से इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। दूसरे को हम पढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg वीट इज 50 kg पर। अब देखिए, 1 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य है 50 रुपया। अब 1 किलो गेहूं का मूल्य दिया है 50 रुपया। अब इससे भी आप नहीं निकाल सकते हैं कि उसको कितना
फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है तो दूसरे से भी हम नहीं निकाल सकते हैं। क्या दोनों को मिला के हम इसका प्राइस निकाल सकते हैं? अब देखिए, एक एक करके तो हम दोनों से नहीं निकाल पाए, लेकिन दोनों को मिक्स कर दें तो देखिए हम निकाल पाते हैं कि नहीं। डाटा सफिशिएंसी का यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले एक एक करके चेक करते हैं कि एक एक से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जब नहीं निकलता है तो दोनों को मिक्स करके निकालते हैं, तब हम देखते हैं कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब देखिए, दोनों को अलग अलग चेक किया तो दोनों से नहीं आंसर आ रहा है। अब दोनों को हम मिक्स करते हैं। अब देखिए, ये CP से 30% अधिक MP रखा गया है। यहाँ पे आपका प्राइस फिक्स कर दिया गया कि 50 रुपया वो बेच रहा है, 50 रुपया प्रति केजी में बेच रहा है, लेकिन ख़रीदा कितने? अब यहाँ तो फिक्स आपका प्राइस दिया नहीं है, यहाँ परसेंटेज में प्राइस दिया है और यहाँ आपका फिक्स प्राइस दिया है, तो इस दोनों को मर्ज भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये आंकड़े क्या हैं? अपर्याप्त हैं कि दोनों को मिक्स करके भी हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों साथ मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह आपको डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन करना होता है। अब चलिए इसको देखते हैं। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या है। इनमें से कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से आंका जा सकता है जहाँ P और Q प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या होती हैं ये आप सभी को पता होगा, जिसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और डैश डैश इनफाइनाइट तक जाती है। इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट। होल नंबर की बात की जाए तो इसमें 0 जोड़ दीजिए आगे और 1 2 3 4 5, ये क्या होता है? डैश डैश इनफाइनाइट। ये होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। और नेचुरल नंबर जिसकी काउंटिंग 1 से इनफाइनाइट तक होती है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। एक चीज़ आपको और हम बता देते हैं, यहाँ पे मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड और मल्टीपल का होता है गुणज। इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या होता है? अब देखिए, मान लीजिए कि एक 10 नंबर है, इसका बोला जाए कि फैक्टर निकालिए, गुणनखंड निकालिए, तो गुणनखंड का मतलब होता है कि इस 10 नंबर को कौन कौन सी संख्या काट सकती है। तो देखिए कौन कौन सी संख्या काट सकती है। 1 2 3 नहीं काट पाएगी, 4 नहीं काटेगी, फिर 5 और 5 के बाद डायरेक्ट 10। तो 10 के कितने गुणनखंड हो गए? 4 गुणनखंड हो गए, 4 फैक्टर हो गए। लेकिन इसका गुणज पूछा जाएगा तो गुणज का मतलब होता है कि 10 में 10 को बार बार जोड़ना। तो पहला गुणज क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, पहला मल्टीपल 10, दूसरा हो जाएगा 20, तीसरा हो जाएगा 30, चौथा 40 और ऐसे ही डैश डैश इनफाइनाइट तक आएगा। तो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, वो फिक्स होता है, लेकिन उसका जो मल्टीपल होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो इनफाइनाइट तक होता है। तो ये है गुणज और गुणनखंड में अंतर। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। इसको कई लोग समझते ही नहीं हैं और क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ये समझना है कि फैक्टर का मतलब होता है कि दी हुई संख्या को कौन कौन सी संख्या काट देती है और ये हमेशा फिक्स होते हैं। लेकिन जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो ये इनफाइनाइट तक होता है, इसमें फिक्स नहीं नंबर होते हैं। कोई भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, गुणज होता है, वो अनंत तक चलता है, लेकिन उसका फैक्टर गुणनखंड वो एक फिक्स नंबर होता है। तो हमको समझ में आ गया कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसमें दिया गया है कि इसमें 3 विकल्प से एक का आंसर दिया जा सकता है, मतलब कि इसमें क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है UPSSSC का। अब देखिए नए ट्रेंड का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, 3 जो आपके ऑप्शन हैं उससे एक का ऑप्शन ऐसा है जो उसको 100% उसका क्या किया जा सकता है, आंसर दिया जा सकता है। देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। P इज ए फैक्टर ऑफ Q, P Q का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब Q का एक गुणनखंड है P, मतलब P Q को
काट सकता है। और गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, मतलब q का मल्टीपल है। जैसे हमने 10 का निकाला तो 10 का 2 क्या है? एक गुणनखंड है। एक क्या है? गुणनखंड है। 5 क्या है? गुणनखंड है। और 10, 20, 30, 40 ये क्या था? मल्टीपल था। तो हमको याद रखना है कि पहले जो दिया है कि p क्या है? q का एक गुणनखंड है। उसके बाद आप देखिए p इज ए मल्टीपल ऑफ 12। p क्या है? p जो है 12 का मल्टीपल है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 12 का मल्टीपल है मतलब p इंटू 12, ऐसे हम लिख सकते हैं दूसरे से। तीसरा ऑप्शन है p इज ए फैक्टर ऑफ 60, q इज ए फैक्टर ऑफ 60। 60 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है q। तो 60 ये नंबर हो गया, यहाँ पे 60 नंबर हो गया, इसका एक गुणनखंड है क्या? ये q। तो देखिए यहाँ पे 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 और 12 चौकों 48 और 12 पच्चे 60। तो p कोई सा भी नंबर हो सकता है, 12, 24, 36, 48 और 60। तो और q भी क्या हो सकता है? q क्या है? ये 60 का गुणज है। तो 60 का गुणज आप निकालेंगे तो कई नंबर आएंगे। तो इस तरह आप देखेंगे। और थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, p इज 150 टाइम्स ऑफ q। p जो है q का कितना गुना है? 156 गुना है। p जो है q का 156 गुना है। तो ये आपका आंसर आ रहा है। तो इससे आपका प्रूव हो गया कि p q का एक गुणनखंड होगा। ये जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि p जो है q का एक गुणनखंड है। अब यहीं से आप देख लीजिए कि p q का 156 गुना क्या है? p है। तो p क्या होगा? q का एक गुणनखंड होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम देख लेते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन। और डायरेक्शन हम आप लोगों को सिखाए हैं कि कैसे सॉल्व करना है। जब भी राइट आपको दायां मुड़ने के लिए कहे तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, और लेफ्ट मतलब बायां मुड़ने के कहें तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, पेज को नहीं मुड़ना है। चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। एक बैंक से शुरू करने के बाद महेश दक्षिण की ओर कुछ दूरी तय करता है। दक्षिण की ओर कुछ दूरी तय करता है, फिर उसने बायां मुड़ा और 20 मीटर चला। बायां मुड़ा और 20 मीटर चला। बायां का मतलब एंटी क्लॉक। फिर वहां से दायां मोड़ लिया और 25 मीटर चला। यहाँ से 25 मीटर चला। फिर अंत में उसने बायां मोड़ लिया और 55 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंचा। मतलब इधर 55 चला और कार्यालय पहुंच गया। अंत में वह किस दिशा में बढ़ रहा है? तो ये किस दिशा में बढ़ रहा है? पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आप एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज याद रखिएगा कि जब राइट मुड़ेंगे तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसको देखिए, फिर इसको भी हमें करना है। इसको देखिए, बैंक से शुरू करने के बाद महेश ने दक्षिण की ओर कुछ दूरी चला। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ लाइन जोड़ा है, इसको हम लोग कर लेते हैं एक बार। बैंक से दक्षिण की ओर कुछ दूरी चला, फिर उसने बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 25 मीटर चला, फिर अंत में उसने बाएं मुड़ा 55 चला। तो यहाँ से 55 हो गया। बैंक और उसके कार्यालय के बीच हवाई दूरी 125 है। हवाई दूरी 125 है, मतलब यहाँ से और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 125 है। महेश शुरू में बैंक से दक्षिण की ओर कितनी दूर चला? तो शुरू में कितनी दूर चला था इसको हमें ज्ञात करना है। तो आप इसको त्रिकोण बना दीजिए। देखिए त्रिकोण बन जाएगा तो हो जाएगा या नहीं होगा, इसको हम लोग करेंगे तो क्या आपको मिलेगा रिजल्ट। अब देखिए ये 55 है और ये 20 है, तो 20 और 55 कितना हो गया? 75 ये हो गया। और इसका डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो ये 25, और इसको मानना है यक्स, और यक्स की दूरी आपको निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे?
75 का स्क्वायर कितना होता है? अब देखिए 125 का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर 625, तो 625 को यहाँ पे 25 रख दीजिए और 25 25 156, यहाँ पे 156 हो गया 125 का स्क्वायर, और 75 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 25 और 7 बठी 56, तो इसको माइनस करेंगे 0 0 0 0 और 1, तो 1 का मतलब 100। ये जो दूरी होगी 100 मीटर की होगी, और 100 में से पहले 25 ये निकल चुका है, तो यक्स की दूरी पूछा है कि वो शुरू में कितना दूरी चला था, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा 100 टोटल होगा, तो ये 25 पहले से चल चुका है, तो ये कितना दूरी होगा 75। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कितना दूरी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 5 हो तो उसका गुणनखंड, उसका स्क्वायर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर कीजिए, तो ये 25 हो गया, और 7 में 8 जोड़ दीजिए, जो नंबर बच गया उसका एक अधिक से नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 बटे 56, तो इसका क्या हो जाएगा 56 25 इसका आंसर हो जाएगा। आप 65 मान लीजिए, 65 का स्क्वायर करना है हमें, तो ये हो गया 25 और 7 छक्के 42, इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपका निकल जाएगा, क्या निकलेगा इस तरह, ये आएगा, ये 125 आ रहा है, और ये आ रहा है कितना आपका 75 आ रहा है, और ये आ रहा है 100। तो यहाँ 25 पहले से चल चुका था, यहाँ पे 75 और चलना था शुरुआत में, तो ये आपका 75 आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ब्लड रिलेशन, अगर रीता रेखा के पति महेश की इकलौती बेटी है, रीता रेखा के पति मतलब ये रेखा है तो ये लेडी होंगी, और इनके हस्बैंड के पति महेश, हिमेश हैं, ये हिमेश हैं कि इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी कौन है, ये है रीता रानी। तो हितेश का रीता से क्या संबंध है, तो हमेशा हम लोग का संबंध बताते हैं, तो ये हो जाएगा फादर। काफ़ी आसान क्वेश्चन। अब देखिए ये भी डायरेक्शन का कुछ क्वेश्चन है, और ये देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि उनको मर्ज करके एक ऑप्शन का आपको जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपी 888 में, तो उसको कैसे करना है, आपको ये मान लेना है कि वो जो विकल्प दिए गए हैं वो क्या हैं, वही आपके प्रश्न हैं, और उसी में से प्रश्न को उत्तर देना होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ खिलौने मोमबत्तियाँ हैं, आपको चारों ऑप्शन बारी बारी धीरे धीरे आराम से पढ़ना होगा। कम से कम 1 मोमबत्ती गर्म है, कम से कम 2 मोमबत्ती खिलौने हैं, सभी मोमबत्तियाँ मोम से नहीं बनाई जाती हैं। अब यहाँ से देखिए कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं। सभी मोमबत्तियाँ मोम से नहीं बनाई जा सकती हैं, मान लीजिए कि सभी नहीं बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ तो बनाई जाती होंगी। यहाँ देखिए कम से कम 2 मोमबत्तियाँ खिलौने हैं, मतलब 2 मोमबत्तियाँ ऐसी हैं सारी मोमबत्तियों में कि वो खिलौने हैं, और यहाँ पे कम से कम 1 मोमबत्ती है गर्म है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कम से कम कुछ खिलौने क्या हैं, मोमबत्तियाँ हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये यदि आप लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, क्योंकि ये आपका विकल्प में ही आपको आंसर ढूंढना है और उसका प्रश्न भी ढूंढना है, तो दोनों काम आपको करने के लिए बोल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से आका जा सकता है, मतलब इसमें फिर से आपको प्रश्न भी खोजना है और उत्तर भी खोजना है कि कौन सा आप लोगों को उत्तर देना होगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन को आप लोग आराम से एक एक पढ़िए। एक दराज में विभिन्न रंग के 6 मोजे हैं, यच्छादित रूप से एक जोड़े का चयन करने के लिए अधिकतम 7 मोजे को निकालने की आवश्यकता होती है। यच्छादित रूप से एक जोड़े का चयन करने के लिए कम से कम 9 मोजे निकालने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखिए एक जोड़े मोजे निकालने के लिए अधिकतम 7 मोजे निकालने की आवश्यकता होती है,
और यहाँ दिया है कि एक जोड़े मोजे चयन करने के लिए कम से कम 9 मोजों की आवश्यकता होती है। आगे पढ़ते हैं। एक ही रंग के मोजों की जोड़ी को निकालना संभव नहीं है। अब देखिए संभव क्यों नहीं है, आपके 6 जोड़े मोजे हैं, आप 7 मोजे निकालिए या 9 मोजे निकालिए तो एक जोड़े मोजे एक ही रंग के आने की पॉसिबिलिटी तो है ही। यहाँ पे बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मतलब यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आप लोग देखना। एक तरह से आप इसको मान सकते हैं कि विभिन्न भिन्न जैसे आता है कि 4 विकल्प दे दिया, चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो तीनों से भिन्न है, उस टाइप का आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को छोड़ते हैं, इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि n एक परफेक्ट स्क्वायर है, n एक शुद्ध वर्ग है, m परफेक्ट क्यूब है, शुद्ध घन है। तो इसमें से क्या पॉसिबल आपका हो सकता है उसको आपको बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं क्या, n क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर 4 हो गया। m क्या है और ये किसका है, पहले हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर हो गया 4, और m परफेक्ट क्यूब है तो 2 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 8। अब बोला है क्या कि इज m n का गुणा करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे 2 दूना क्या होता है, 4 होता है, तो ये बन सकता है। अब देखिए जब सेम अंक हम लिए हैं तो 2 पे तो बन गया, अब एक और अंक ले लीजिए, मान लीजिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और आप 4 का क्यूब ले लीजिए तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है। तो क्या इन दोनों को गुणा करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, तो मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। इज m और n एक परफेक्ट क्यूब है, तो n और m को गुणा करेंगे तो परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, यहाँ 4 बन रहा है, यहाँ 12 बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इज क्या m और n एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या होगा, अभाज्य कहाँ होगा, m और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाज्य संख्या होगी, अभाज्य थोड़ी होगी। क्या m गुणे n 1000 से अधिक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ये इज m इंटू n एक प्राइम संख्या है, क्या m गुणे n एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य नहीं है तो भाज्य संख्या है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया। दिए गए कथनों का उपयोग करके निम्न में से किस सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। देखिए अभाज्य संख्या तो नहीं बनेंगी, यदि अलग अलग देखा जाए तो भी आपका गड़बड़ होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें खुद डाउट लग रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि हमने चेक किया है 2-2 नंबर को लेके, तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया और चौथा तो गलत ही है, और तीसरा प्राइम नंबर दे रहा है कि क्या m गुणे n एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ पर ये भी गलत हो रहा है। चलिए इसको आप लोग देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, हमें समझ में उतना नहीं आ रहा। चलिए इसको छोड़ते हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत करे उसको छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, काव्या इज ए डॉटर ऑफ, अब घंटी मत बाजो, काव्या इज ए डॉटर ऑफ पियालीज फादर इन लॉ। अब देखिए काव्या है पियाली के ससुर, यहाँ पे पियाली हो गई और पियाली का हस्बैंड होगा, इनका पिता होगा, तो ये ससुर हो जाएंगे, के इकलौते पुत्र महेश की क्या है, पुत्री हैं। अब देखिए कियाली इज ए डॉटर ऑफ कियालीज फादर इन लॉ ओनली महेश सन, यहाँ पे हैं काव्या, काव्या है डॉटर
अब पूछा क्या है कि पियाली का काव्या से क्या संबंध है, तो ये मदर होंगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के देखना है कि कुछ में प्रिंट हो गया या छूट गया है, तो उसको आप लोग इंग्लिश में देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है अभी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑल चॉकलेट आर केक, यहाँ पे सब सारे चॉकलेट केक हैं, तो सारे चॉकलेट क्या हैं, केक हैं। फिर कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है, कोई भी केक क्या है, आइसक्रीम नहीं है। अब हम लोग इसको देखते हैं कंक्लूजन। कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है। जब केक का आइसक्रीम के साथ कोई संबंध नहीं है तो चॉकलेट का भी आइसक्रीम के साथ कोई संबंध नहीं होगा, तो कंक्लूजन एक आपका सही आंसर हो गया, कंक्लूजन सही हो गया। कुछ केक मिल्क शेक हैं, तो मिल्क शेक कहाँ से आ गया भैया, मिल्क शेक तो स्टेटमेंट में दिया ही नहीं था, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, ओनली वन। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखना है कि वेन और लुइस का कजन है। वेन और लुइस कजन है। कजन का मतलब क्या होता है, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, फूफा का लड़का लड़की, इसको हम लोग कजन कहते हैं। तो दिया गया है यहाँ पे, दिए गए कथनों का उपयोग करके निम्न में से किस सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। क्या लुई और बेन की माएँ बहनें हो सकता है, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, क्या लुई और बेन के पिता भाई हैं, इसका भी आंसर हम दे सकते हैं। जैसे चाचा का लड़का भी जो होता है वो कजिन ही होता है। और क्या लुई और बेन भाई हैं, क्या ये लुई और बेन भाई हैं, तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं। ये लुई और बेन क्या होगा, भाई बहन कभी नहीं हो सकते हैं। कजिन को हम लोग भाई बहन नहीं कहते हैं। जो कजिन होते हैं वो मामा का लड़का या फूफा का लड़का, मामी की लड़का, ऐसे टाइप का होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। इस पजल को हम लोग सॉल्व करें कि छोड़ दें। देखिए 4 बज गया है और टाइमिंग कितना है, 27 मिनट। चलिए इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं इस पजल को। 9 व्यक्ति ABCD, इस पजल को हम लोग कल भी सॉल्व किए थे शायद। एक व्यक्ति एक वृत्ताकार टेबल की चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए, बाहर की ओर सभी लोग मुख करें, अंदर की ओर सभी लोग मुख करें, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होता है। इसमें याद रखिए हमेशा कि जब भी बाहर की तरफ दे तो हमें ज़्यादा दिक्कत होता है इस पजल को सॉल्व करने में। आप मान लीजिए कि वो सभी कहाँ देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सभी लोग अंदर देख रहे हैं। आप मान लीजिए ए यच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यच के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए बैठा है। और सी के दाएं दूसरे स्थान पर, सी के दाएं दूसरे स्थान पर, सी के दाएं दूसरे स्थान पर, ए यच के बाएं तीसरे स्थान पर और सी के दाएं दूसरे स्थान पर, ये हो गया। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, डी जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ बैठेगा। फिर डी एच का निकटतम पड़ोसी है, डी जो है एच का निकटतम पड़ोसी है। आई और बी के निकटतम बाएं स्थान पर कौन है, आई बी के निकटतम बाएं स्थान पर है। आई जो है बी के निकटतम बाएं स्थान पर है। ए और जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है, जी और ए में पक्की दुश्मनी है, ये आपस में साथ में नहीं बैठेंगे। तो हम लोग सजा देते हैं, यहाँ पे रखते हैं किसको, ए को, तो सी आपका यहाँ हो जाएगा और 2 छोड़ के यच यहाँ हो जाएगा। और यच के बाद देखिए आपको डी को रखना है यच के पास, तो यहाँ पे भी एक आप बना लीजिए सर्किल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से ए के बाद यच के बाद यहाँ पे सी हो गया। इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। हम देखिए 2 हम लोग ले लेते हैं पॉसिबिलिटी और दोनों में देखते हैं। एक बार डी को हम यहाँ रख देते हैं और डी, तो यफ आपका यहाँ आ गया। और एक बार हम लोग डी को यहाँ रख दें
तो यफ आपका कहाँ आएगा, यफ आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आपका हो गया और ये भी ऑप्शन आपका हो गया। ए के पास जी नहीं होना चाहिए, तो ए के पास आप जी नहीं रखेंगे, ए के पास जी नहीं, तो आप देखिए आई और बी के लिए दो स्थान आपको खाली चाहिए। तो यहीं आपका बच रहा है आई और बी, और इसमें आपका कहाँ बच रहा है बी और आई। बी आई यहाँ पर रख दिए तो दो ही स्थान खाली है, तो दो स्थान पे आपको जी को रखना मजबूरी हो जाएगी। तो आपको क्या रखना पड़ेगा जी यहाँ, जबकि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो जी को हम यहाँ रख देंगे, आई बी यहाँ हो गया, बच गया कौन ए बी सी डी ई, ई आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये हम लोग का पजल सॉल्व हो गया। बी के दाएं से पांचवा कौन है, तो बी के दाएं से पांचवा कौन है, तो 1 2 3 4 5, पांचवा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी पजल सॉल्व कीजिए तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दो आपको वेरिएबल बना के, दो पॉसिबिलिटी बना के, एक पॉसिबिलिटी आपकी कट जाती है और एक पॉसिबिलिटी आपकी सही हो जाती है। कल कुछ लोग बोल रहे थे कि सर पजल बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग पजल बनाइए, अच्छे से बनाइए, बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन कीजिए अच्छे से। हम भी कोशिश करेंगे कि पजल का एक स्पेशल क्लास लिया जाए, एक दो पजल डेली आपको सिखाया जाए कैसे पजल बनाते हैं, तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। और चलिए, क्लास को अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ सीख रहे हैं इस क्लास से, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी हम आप लोग को सपोर्ट अच्छे से करेंगे, और जितने लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से जम के मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और एग्ज़ाम इसका जल्दी ही होगा, चाहे जब हो, क्योंकि डबल बेंच का फैसला जो हो उसमें ज़्यादा डेट पे डेट नहीं आया है, और जो भी फैसला हो चुनाव के बाद आ जाएगा, और एग्ज़ाम भी आपका जल्दी से हो जाएगा, और हम सभी को वीडियो बनना है और मिल के पार्टी करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। जहाँ रहिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिंदास पढ़ते रहिए। बाय बाय।